हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, जिसे हिंदी में घन अवस्था भी कहा जाता है। सॉलिड स्टेट में अगर देखा जाए तो इसके दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, यानी ऐसा सॉलिड जिसमें घटक कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, यानी वो निश्चित दूरी पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, निश्चित कोण पे। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे ये एक डॉट है, तो एक डॉट का अर्थ हम इसे लेटिस भी कह सकते हैं, एटम भी कह सकते हैं, आयन भी कह सकते हैं। लेकिन जो ये स्पेसिफिक शब्द है लेटिस, ये सॉलिड स्टेट से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब भी हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो सॉलिड स्टेट में जो भी एटम या आयन होते हैं उसे हम लेटिस के नाम से बुलाते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि लेटिस मीन्स क्या होता है। तो लेटिस मीन्स आयन या एटम ही होता है, बट जब आप घन अवस्था यानी सॉलिड स्टेट पढ़ते हो तो इस आयन या इस एटम को आप लेटिस के नाम से जानते हो, बरोबर। अब हम बात करते हैं, जैसे कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिसमें रचना तो सॉलिड ही है, जैसा उसकी व्यवस्था होती है वही है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो घटक कण होते हैं यानी जो उसके यूनिट्स होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं, यानी उसके जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, बॉन्ड लेंथ होता है, वो सब एक निश्चित होते हैं, बरोबर, मतलब फिक्स होते हैं वो सब। अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ पे एक परमाणु है, यहाँ पे एक छोटा सा परमाणु है और ये 3 डायमेंशनल एरिया में फैला हुआ है, यानी ये त्रिविमीय क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये जो इसकी लंबाई है इसे हम धार लंबाई कहते हैं। ए बी सी ये धार लंबाई है, यानी ए बी और सी जो है वो धार लंबाई है, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करते हैं अल्फा बीटा गामा, तो ये धार कोण है, क्योंकि ये धार के बीच में पाए जाने वाले कोण हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे धार कोण। ओके, तो आप समझ गए कि लेटिस क्या है। एक लेटिस इस धार लंबाई के द्वारा दूसरे लेटिस से जुड़ा होता है, यानी कि दो लेटिस के मध्य की जो दूरी है वो धार लंबाई होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे बी पे, ए पे और सी पे अगर 3 लेटिस और विद्यमान है, तो ये वाला लेटिस सी, बी और ए के स्थान पे जो लेटिस होंगे उससे जुड़ा होगा, यानी कि एक लेटिस दूसरे लेटिस से जो जुड़ा होता है उसे उसके बीच की जो पूरी दूरी है वो दूरी धार लंबाई कहलाती है, और इनके बीच का जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं धार कोण। अब हम बात करते हैं धार कोण की। तो धार कोण में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि आपको याद रखना है हमेशा, ए बी और सी के बीच का जो धार कोण है, जैसे कि ए बी के बीच का धार कोण गामा, बी और सी के बीच का धार कोण अल्फा और ए और सी के बीच का धार कोण बीटा। ओके, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि लेटिस जो होता है, अगर ये लेटिस सही क्रम में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं। तो जब लेटिस सही क्रम में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो यूनिट सेल यानी एकम कोश का निर्माण करते हैं, तो इसे हम कहेंगे एकम कोश। अब इस एकम कोश में अगर हम देखें तो एकम कोश के 4 प्रकार होते हैं, आदिम कोश, अंतःकेंद्रित कोश, फलक केंद्रित एकम कोश और अंतःकेंद्रित एकम कोश। तो यानी सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक और एंड सेंटर क्यूबिक, SC, BCC, FCC और ECC। सिंपल क्यूबिक जो होता है वो एक सिंपल आदिम कोश कहलाता है, जिसमें जो यूनिट्स इस यूनिट सेल में जो लेटिस है वो कॉर्नर पे हमें दिखाई देगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 लेटिस एक दूसरे से निश्चित क्रम में जुड़ के आदिम कोश बनाते हैं, यानी सिंपल क्यूबिक बनाते हैं। अब हम बात करते हैं BCC नाम का जो एकम कोश है ये कैसे बनेगा। तो BCC नाम का ये एकम कोश है, तो ये सिंपल क्यूबिक के जैसा ही है, देखा जाए तो सिंपल क्यूबिक के जैसा ही शेप है, बट इसके सेंटर भाग में, यानी एक तरीके से अगर हम बोले कि अगर मान लीजिए कि एक वर्गाकार कमरा है या इस तरीके की आयताकार कमरा है, तो उसके सेंटर में, उसके बीचों बीच में, उस वर्ग के बीच में अगर हम कोई एक वस्तु रख देते हैं बीचों बीच में, तो उसके सेंटर में विद्यमान होगा, यानी वहां पे पाया जाएगा। इसी तरह बॉडी सेंटर क्यूबिक में एक लेटिस इस यूनिट सेल के मिडल वाले भाग में, यानी उसके सेंटर पॉइंट पे पाया जाता है, उसके केंद्र में होता है, इसीलिए इसे बॉडी सेंटर यानी अंतःकेंद्रित कहते हैं। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर के बारे में। फेस सेंटर यानी फलक केंद्रित। सपोज आप मान लो कि ये एक वर्गाकार कमरे जैसी रचना है, मान लीजिए। तो वर्गाकार कमरे जैसे रचना में आपको 6 दीवारें दिखेंगी, राइट। अगर सपोज आप इस वर्गाकार कमरे के अंदर बैठे हैं तो आपको 6 दीवारें दिखेंगी।
सबसे पहले 1 2 ऊपर और नीचे 3 4 और आमने सामने एक 5 ये और एक इस तरफ होगा ये 6। ओके, तो इस तरीके से प्रत्येक फलक, यानी कि अगर आप एक वर्गाकार रूम में बैठे हैं या आयताकार रूम में बैठे हैं तो आप देखेंगे कि 6 दीवारें आपके चारों तरफ होंगी। उन 6 के प्रत्येक दीवार पे अगर आप देखोगे तो उसके सेंटर में, मान लीजिए, ये हम इमेजिन करके हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है, इसके प्रत्येक फलक के केंद्र में, प्रत्येक फलक के केंद्र में, बराबर, प्रत्येक फलक के केंद्र में अगर एक एक लैटिस विद्यमान है तो उसे हम कहेंगे फलक केंद्रित कोष। ओके, अब हम बात करते हैं एंड सेंटर। एंड सेंटर मतलब होता है अंत केंद्रित एकम कोष, और ये मिलता जुलता है फलक केंद्रित से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आमने सामने के 2 फलकों पे, आमने सामने के सिर्फ 2 फलकों के केंद्र में, आमने सामने ये 2 फलक है और इनके केंद्र में एक एक लैटिस विद्यमान है, तो इसे हम कहेंगे एंड सेंटर क्यूबिक यानी अंत केंद्रित एकम कोष। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पता चलता है कि लैटिस से एकम कोष बनते हैं, और बहुत सारे एकम कोष जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्रिस्टल का निर्माण होता है। लैटिस से एकम कोष बनता है और बहुत सारे एकम कोष जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्रिस्टल का निर्माण होता है। ओके, आप समझ गए मेरी बात? ओके, अब हम बात करते हैं इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज दैट अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो उस बिल्डिंग में बहुत सारे ईंट लगते हैं, बराबर। तो जो ईंट है वो मान लीजिए लैटिस है, बहुत सारे ईंट जो उसमें जुड़ रहे हैं वो लैटिस है, और बहुत सारे ईंट अगर मिलके एक कमरे जैसी रचना बनाते हैं, ओके, तो मान लीजिए वो एकम कोष है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि 3 माड़ की या 3 तल्ले की या 4 तल्ले की कोई इमारत है, 3 स्टोरी बिल्डिंग या 5 स्टोरी बिल्डिंग है या 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो प्रत्येक फ्लोर पे 3 से 4 कमरे होंगे। तो प्रत्येक कमरे को अगर आप एक एकम कोष मानते हैं और प्रत्येक कमरे में जुड़ी ईंट को अगर आप लैटिस मानते हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि प्रत्येक कमरे मिलके, जो पूरी बिल्डिंग में जितने भी कमरे होंगे वो सभी मिलके एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, जिससे हम क्रिस्टल कहेंगे। ईंट से बने हुए कमरे, और कमरे जब ऊपर से नीचे जितने भी फ्लोर पे कमरे सबको अगर मिला दे तो एक बिल्डिंग की तरह अस्तित्व में आते हैं, बरोबर। तो ये एक इसका कॉमनली हम इसको समझ सकते हैं कि ये है क्या, सॉलिड स्टेट। ओके, अब हम बात करेंगे क्रिस्टल्स के बारे में। लैटिस से यूनिट सेल बनता है और यूनिट सेल से अब हम क्रिस्टल की बात करेंगे। अब हम क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म हम पहले समझ लेते हैं, CTOHRMT, ये याद रख लीजिएगा, CTOHRMT, CTOHRMT। C मीन्स क्यूबिक, T मीन्स टेट्रागोनल, O मीन्स ऑर्थोरोम्बिक, H मीन्स हेक्सागोनल, R मीन्स रोम्बोहेड्रल, M मीन्स मोनोक्लिनिक और T मीन्स ट्राइक्लिनिक। ओके, ये नाम याद रखिएगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म CTOHRMT याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें धार कोण और धार लंबाई की। अगर हम बात करें क्यूबिक है तो क्यूबिक में धार कोण और धार लंबाई क्या होगा, टेट्रागोनल में धार कोण धार लंबाई क्या होगा। अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में जो धार लंबाई होगी A = B = C होगी। ओके, और अगर हम बात करें क्यूबिक में जो क्या बोलते हैं कि धार कोण क्या होगा, तो अल्फा = बीटा, बीटा = गामा, गामा = 90 डिग्री, ये याद रखिएगा। ओके, अब इसका एग्जांपल क्या होगा, तो NaCl, ZnS, कॉपर, एक्सेट्रा। ओके, टेट्रागोनल की बात करते हैं तो टेट्रागोनल में भी यही केस होगा, जिसमें A = B होगा, बट B और C भुजा एक दूसरे के समान नहीं होगी, यानी धार लंबाई जो है वो भुजा की लंबाई को दर्शाता है, जबकि धार कोण भुजाओं के बीच के कोण को दर्शाता है। जबकि अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। अब इसका एग्जांपल जो होगा उसमें होगा व्हाइट टिन, सफेद टिन, SN मीन्स होता है स्टेनलेस, मीन्स होता है टिन, SnO2 एक्सेट्रा, TiO2, SnO2, कैल्शियम सल्फेट एक्सेट्रा, बरोबर। अब हम बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की। ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑर्थोरोम्बिक के केस में क्या है, तो ऑर्थोरोम्बिक के केस में याद रखिएगा A = B बट नॉट इक्वल टू, यहाँ पे याद रखिएगा ऑर्थोरोम्बिक में जो A और B है वो एक दूसरे के समान नहीं है, A भुजा B भुजा समान नहीं है, और इसी तरह B और C भुजा भी एक दूसरे के समान नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कोण है भुजाओं के बीच का जो कोण है, अल्फा = बीटा, बीटा = गामा, गामा = 90 होगा।
ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। तो आपने सल्फर के अपर रूप पढ़े होंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, रोम्बिक सल्फर आता है। तो आप इसके आसानी से इसका एक एग्जांपल याद रख सकते हो, रोम्बिक सल्फर, ठीक। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में यहाँ पे अगर हम देखें तो A इज इक्वल टू बी, बट B इज नॉट इज इक्वल टू C, मतलब B और C भुजाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा जो है 90 डिग्री है, लेकिन जो गामा है वो 120 डिग्री है। इसलिए हेक्सागोनल का जो स्ट्रक्चर होता है, षष्ठकोणीय जैसी रचनाएं होती हैं, तो वो इसी के कारण होती है। अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा जो होता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले सिंपल सा एग्जाम्पल, ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, सिलिका, इसेक्ट्रा, ओके, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की। तो रोम्बोहेड्रल में तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान होती है, A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू C। और अगर हम बात करें रोम्बोहेड्रल में, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, नॉट 90, मीन्स अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के समान है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम और एक दूसरा है सिनबार, कैल्साइट और सिनबार, SgS सिनबार, जबकि CaCO3 को हम कहते हैं कैल्साइट, ओके। अब हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, लास्ट दो। तो याद रखिएगा, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक में तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान नहीं पाई जाती, A इज नॉट इज इक्वल टू बी, B इज नॉट इज इक्वल टू C, ओके। अब हम बात करते हैं अल्फा बीटा गामा की। तो यहाँ पे अल्फा और गामा इज इक्वल टू 90, बट बीटा इज नॉट इज इक्वल टू 90, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। खासकर मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक का कंसेप्ट थोड़ा याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लोबल सॉल्ट, Na2SO4 10H2O, ग्लोबल सॉल्ट, ओके। देन Na2SO4 10H2O, ग्लोबल सॉल्ट इसे कहते हैं। अब ट्राइक्लिनिक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी सेम एज मोनोक्लिनिक, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सॉरी A इज इक्वल टू बी, A इज नॉट इज इक्वल टू बी एंड B इज नॉट इज इक्वल टू C। और यहाँ पे अगर हम देखें, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज नॉट इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इज इक्वल टू गामा, और ये तीनों 90 डिग्री भी नहीं होते और एक दूसरे के समान भी नहीं होते। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑर्थोबोरिक एसिड और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में